वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर थर्ड लॉ। छोटा सा है, छोटे छोटे सवाल है, कम कम क्वेश्चन होंगे, करके जाइएगा। बहुत ज्यादा हाई चांस है इसी से आपको एक ना एक सवाल मिल जाएगा। कम नंबर का आता ही, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत डेप्थ में उनको पढ़ लिया है। ऑलरेडी लेक्चर सारे के सारे अपलोडेड हैं, तो उनको जाके देख लीजिएगा। बाकी अब हमारे मतलब एग्जाम हो गया, जैसे 29 को था, तो अब थोड़ा सा टाइम है तो वीडियोस अपलोड करेंगे, फिर एग्जाम आएगा, फिर थोड़ा सा रोकेंगे। बट कोशिश ये है नेक्स्ट एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार कैसे भी करके निपटा दूं सारा, जो है ना, बिल्कुल एकदम। आप मतलब अपने आप के नहीं, अपने एग्जाम से पहले एकदम सब कुछ निपटा दूं, एकदम खाली हो जाऊं, फिर मतलब मैं भी यार थोड़ा वो करूंगा अपने एग्जाम के बाद थोड़ा आराम आराम करेंगे यार, थोड़ा चिल करेंगे मतलब। एग्जाम अपने भी चल रहे हैं, आपके लिए भी बिल्कुल ला रहे हैं। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी नहीं भेज रहे, तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। लाइफ साइंस वालों को नहीं भेज रहा कोई, बल्कि दोस्त ही नहीं बना रहे, मतलब ऐसे लोग भाई बातचीत भी नहीं करते। मतलब यार बातचीत तो सब रखनी चाहिए थोड़ी बहुत, मतलब वही बोलता हूँ मैं, बातचीत रखनी चाहिए। हाँ, वो दोस्ती मतलब थोड़ी सी अलग टर्म हो जाती है। हाँ, बातचीत रखिए, मदद करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बोलूंगा मदद, हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। आप पता है कि आपके कॉलेज में कोई पर्सन है, कोई डीयू में पर्सन है, आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, ये आपका नेचर होना चाहिए। और मैं अपनी वीडियोस के लिए नहीं बोल रहा, बट हाँ, ओवरऑल आपको अपना नेचर ऐसा बनाना चाहिए कि आपको हेल्प करने पर बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर मतलब तभी आपकी कोई बंदा, हाँ, कुछ टाइम ऐसा होगा आपको लगेगा कि यार आप किसी के लिए मतलब दूसरे पर्सन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, बट सामने वाला आपकी कोई हेल्प नहीं करता, सो दैट इज ओके। ये वर्ल्ड है, आपको अपने अकॉर्डिंगली जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको दुआएं चाहिए, आपको दुआ मिलेगी। अगर आप हेल्प करोगे ना तो आपको दुआ मिलेगी, अगर सामने वाला आपकी हेल्प नहीं करेगा तो उसको दुआ नहीं मिलेगी। आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा है। तो आप अपने फायदे के लिए, मैं भाई सेल्फिश हर इंसान होता है, तो मैं अगर आपको बोलूं दूसरों की हेल्प करिए फॉर योर ओन सेल्फिश नेचर। इंग्लिश पता नहीं सही बनी है नहीं, बोले बस हाँ ये है कि आप अपने सेल्फिश नेचर को दिखाइए, कैसे? बाय डूइंग हेल्प। किसकी? दूसरों की, ऑब्वियसली। उससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म में दुआएं वगैरह जो मिलेंगी, जो आप कर्म आप जो करेंगे, जितने अच्छे आप कर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सेल्फिश होना है। स्टार्ट करेंगे थर्ड लॉ को। सेकंड लॉ अपलोडेड, फर्स्ट लॉ अपलोडेड, और जीरोथ लॉ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक कंसेप्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का अपलोडेड। दोनों वन शॉट 2023 और 2024 के पूरे पेपर क्यूज अपलोडेड। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सर्टेन मेटल एट 20 केल्विन पर दे रखी है, बी जूल पर केल्विन पर मोल। आपको शो करना है एब्सोल्यूट एंट्रोपी 20 केल्विन पर बराबर है B/3। तो बहुत लो टेम्परेचर की बात हो रही है, और यहाँ पर हमारा एक बेहतरीन लॉ काम आता है जिसको कहते हैं डिवाई लॉ, जो बोलता है Cp और Cv एट लो टेम्परेचर बराबर होती है, दैट विल बी इक्वल टू AT क्यूब के बराबर। ठीक है, ये आपका होता है। आप या किसी भी इसको मोलर हीट कैपेसिटी ना भी माने, खाली सी भी मान सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, बी जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आपको पता है डीएस अगर आपको निकालना है, दैट इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो आप इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेके कहां तक, 0 से 20 केल्विन तक, ये लिमिट डालेंगे। और एट एब्सोल्यूट 0 पर आप मान लेंगे कि आपकी जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, 0 होती है, तभी आप निकाल सकते हैं 20 केल्विन पर। इसको कैसे लिखेंगे आप, सीपी बटे टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक, सर आपका ये आएगा कहां से कहां तक, बताओ, 0 से 20 तक आएगा सेम। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या सीपी की वैल्यू एटी क्यूब है, सर बिल्कुल है। तो आप बोलेंगे सीपी किसके इक्वल है, एटी क्यूब के इक्वल है, लिख दिया। नीचे बटे टी है डॉट एटी है। अब जरा यहां से ए की, अब यहाँ पे क्या बोल रखा है इन्होंने, जब आपका टेम्परेचर क्या था, 20 केल्विन था, एट 20 केल्विन आपको दे रखी है किसकी वैल्यू, सीपी की वैल्यू। तो मैं बोल सकता हूं ए 20⁻³ बराबर बी के, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से B/20⁻³ आ गई, सर बिल्कुल आ गई, बस यही पे यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, ए की वैल्यू जरा पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा B/20⁻³ और ये हो जाएगा T² बटे dt। अब इसको कर दूंगा इंटीग्रेट 0 से लेके 20 केल्विन तक। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं, बोलिए यस और नो। सर बिल्कुल आ गई। अब ds को मैं करूंगा तो डेल्टा एस हो जाएगा, और डेल्टा एस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब s एट 20 केल्विन माइनस s एट 0 केल्विन बराबर हो जाएगी B/20 का होल क्यूब टी क्यूब, इंटीग्रेशन इसका बाय क्या आएगा, सर यहाँ का आपका 3। कहां से कहां तक लिमिट डालू, 0 से 20 तक, और 0 से 20 तक मैं जैसे ही लिमिट डालूंगा, और ये क्या होती है आपकी 0 ही होती है। तो s आपका आ गया 20 केल्विन पर, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 20 केल्विन बराबर 20 का क्यूब इंटू 20 का क्यूब माइनस बी माइनस 0 का क्यूब, तो 0 ही होगा, बटे 3, इससे ये कैंसिल। फाइनली आपका आ गया B/3 के। क्या ये चीज आप सब सभी को समझ में आई या नहीं, कि मूलर एंट्रोपी एट 20 केल्विन आपकी क्या है, 1/3 है, एज दैट ऑफ दिस।
सेम सवाल आपकी प्यूरी शर्मा में दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने ये बात कर रखी है। क्या बात कर रखी है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि उन्होंने सीपी को सिंपल मान लिया ए टी क्यूब, और आपको प्रूफ करवाया कि एस टी कितना है, ए टी क्यूब बाय 3 है। मतलब होती है ये आपका डिवाइस लॉ है। अच्छा ये कहां से लिखा, कोई पूछे भाई ये कहां से लिखा, तो ये आपका डिवाइस लॉ होता है फॉर एट वेरी टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर लगभग 20 केल्विन हो या उससे कम हो, तब 20 केल्विन और उससे कम हो वेरी लो टेम्परेचर पर आप इस लॉ को करते हैं क्या, फॉलो। समझ में आ गई बात, आई होप आप सभी को समझ आएगी। आई थिंक ये थ्योरी में भी डिस्कस करा था जितना मुझे याद आ रहा है थर्ड लॉ के वन शॉट में, तो उसको भी जाके जरूर देखिएगा भाई। मतलब छोटा सा ये तो आपको जो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे चीजें वो आपकी पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका सेम सवाल आया हुआ है इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड, और सेम तरीके से आपसे पूछा गया, आपको इस बार सीपी की न्यूमेरिक वैल्यू दे दी कि आपको दे रखी है सीपी बराबर एट 20 केल्विन, तो मतलब ए टी का क्यूब होगा, और टी का क्यूब मतलब 20 का क्यूब मैं लिख दूं यहाँ पर, सर बिल्कुल लिख दीजिए। एंड आपसे क्या निकालिए, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 20 केल्विन। सेम तरीका है, आपकी जो एंट्रोपी है एट 20 केल्विन वो बराबर आ जाएगी 3.053/3 के। देख लीजिए इसी से रिलेटेड सवाल आपको दे रखा है यहाँ पर इसमें, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 आपका ब्यूरी शर्मा में। यहाँ पे यूरेनियम के लिए दे रखी है, मतलब कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, आपको 3 पॉइंट समथिंग दे रखी है 20 केल्विन। क्या करा है, सीपी को बराबर लिया इसके, और आपने यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू एक्जैक्टली निकाल ली। यहाँ पर आप पुट करिएगा, और आप चाहें तो ए की वैल्यू एक्जैक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं 3.053 बट ए 20 × 20 × 20 करके, चाहे तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर आप ए की वैल्यू निकालकर क्या करेंगे सर, ए की वैल्यू आप निकालकर यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज इन योर डीएस इज इक्वल टू सीपीटी इंटू डीटी। सीपीटी इंटू डीटी में क्या करेंगे आप, सीपीटी में आप लिखेंगे ए टी क्यूब, और ए की वैल्यू आपको पता है, ए टी क्यूब लिखेंगे और ए की वैल्यू पता है, और टी क्यूब बटे टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। फिर सेम आपका सेम प्रोसेस रहेगा, और आप सेम ही मकाम पर पहुंचेंगे, दैट इज इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, डिवाइडेड बाय दिस 3.053 डिवाइडेड बाय आपकी जो भी मतलब 3। क्या ये चीज सबको समझ में, बहुत आसान है, यस सर बिल्कुल आसान है, काफी ज्यादा। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा आपको दिखने में भी अच्छा लग रहा होगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको दे रखी है इमेजिनरी गैस। अच्छा एक इमेजिनरी गैस है, उसमें आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी है बेसिकली उसकी, पीवी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का कुछ रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ, क्या ये आइडियल गैस जैसा लग रहा है सर, दिखने में तो नहीं लग रहा, वो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है सर ये बात हो गई। नेक्स्ट चीज आगे पढ़िए, क्या दे रखा है सर, और दे आर सेइंग कि सीवी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा ठीक है, सीवी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। फॉर दिस गैस यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एज एन आइडियल गैस। मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी, ये इसका कहने का मतलब है। एक चीज ये समझ में आई यहाँ से, ठीक है सर आगे। नाउ अब इन्होंने क्या बोला है, ऑब्टेन एन इक्वेशन दैट रिलेट द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। अच्छा तो आपको जो है पी इनिशियल को और पी फाइनल को, इनिशियल प्रेशर टू फाइनल प्रेशर, एंड पी इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर को, अच्छा प्रेशर को टेम्परेचर से रिलेट करना है किसमें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बढ़िया सवाल है, मजा आया होगा आपको सुन के भी देखने में। सबसे पहले लगाओ थर्ड लॉ, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या ये जीरो हो गया सर, हो गया। डेल्टा यू को क्या डायरेक्टली लिख दूं, एनसीवीडीटी, सर बिल्कुल लिख दीजिए। क्या वर्क डन को लिख दूं माइनस पी एक्सटर्नल, या पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल भी लिख सकता हूं। अब तो सभी लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। सर ये क्वेश्चन पहली बात आप बताइए यहाँ क्यों करा रहे हैं, पता नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ यहाँ क्यों करा रहा हूँ। होगा ये मतलब वैसे सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ में आना चाहिए, बट कोई नहीं, यहाँ पर अब मैंने ले लिया तो मुझे भी नहीं ध्यान कैसे लिया है। तो माइनस पी इंटरनल इंटू डी भी लिख दूं, हाँ माइनस पी इंटरनल की जगह, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगाना, यही इस क्वेश्चन में जो था, जो गेम था। आपको पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर के टी दे रखा है, तो प्रेशर बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर के टी बटे पी स्क्वायर, खत्म। ये लगाइए, अब आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। एनसीवी डी टी एज इट इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज रखिए, पी इंटरनल की जगह आप पुट कर दीजिए एन स्क्वायर के टी बटे वी स्क्वायर डॉट डी वी। यहां से आपका रिलेशन आएगा, टी को इधर भेज दीजिए, आपका आ जाएगा एनसीवी डी टी बाई टी इज इक्वल टू, अच्छा एन से एन एक काट दूं ना, तो एक एन को मैं काट देता हूँ यहाँ पे, ये कट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस को एज इट इज रहने देता हूँ, एन के टी बाय वी स्क्वायर को नहीं रहने देता हूँ क्योंकि उसको लेके जाता हूँ जरा इंटीग्रेशन के साथ, डीवी बाय वी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमें रिलेट किसको करना था, हमें फाइनल प्रेशर और अच्छा वॉल्यूम को करना था, ठीक है। तो पहले तो इसको इंटीग्रेट मारता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। टी इनिशियल से टी फाइनल तक, इसको भी मान लेता हूँ वी इनिशियल से कुछ वी फाइनल तक। तो ये तो आप सभी को पता है, सी वी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। जरा इसका इंटीग्रेशन करिए तो आप बोलेंगे वी, ये है -2 + 1, तो आपका आ जाएगा माइनस एन के टी एज इट इज, और v की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, -2 + 1 हो जाएगा -1 से ये माइनस कैंसिल, और ये आपके पास लिमिट v फाइनल v इनिशियल। अब इसी को मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा एन के टी एज इट इज,
और नीचे आ जाएगा 1/v फाइनल माइनस 1/v इनिशियल। तो यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन बनाने में तो सक्षम रहे, बट हमें किसके बीच में चाहिए, हमें चाहिए टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर के। तो अब किस तरीके से प्रेशर को रिलेट करें, तो वॉल्यूम हमें हटानी है, वॉल्यूम हमें हटानी है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी फाइनल इंटू वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर के इंटू टी फाइनल, बिल्कुल बोल सकता हूँ या नहीं सर, बोल तो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप यही चीज पुट करके देखिए, वी फाइनल का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, टी कहाँ से आया, ये तो टी तो चला गया ना हमारे इधर इंटीग्रेशन में, सॉरी, इसको हटाओ इसको हटाओ, ये आपका इसमें आ चुका ना। अब यहाँ पे आप यही से आप ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि वी फाइनल इज इक्वल्स टू एन के टी फाइनल बाय पी फाइनल, और इस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं तो ये रूट बन जाएगा, तो आप लिख दीजिए डायरेक्टली रूट। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो यहाँ पर मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान से देखिएगा जरा। एन के लिख दिया एज इट इज, वी फाइनल की जगह मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स, और पी फाइनल को मैं ऊपर रूट में भेज रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा, आई होप सभी को, किसी को भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा यार, मतलब सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगा। सेम मैं इनिशियल के लिए भी कर लेता हूँ, के को एज इट इज रहने देता हूँ, रूट के को पी इनिशियल हो जाएगा, ऊपर ये पी इनिशियल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल से क्या नंबर ऑफ मोल्स उड़ा दूं, बिल्कुल उड़ा दूं। रूट के से रूट के उड़ा दूं, हाँ सर उड़ा दीजिए। तो आपका जो लगभग रिलेशन आ रहा है ना, सी वी एल एन टी फाइनल बाय टी इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये बचा रूट के, रूट के बाद आपका नंबर ऑफ मोल्स उड़ गए, ब्रैकेट में कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, और क्या बचा अंदर, हाँ, अंडर रूट पी फाइनल, पी फाइनल ही लो उसको, हाँ पी फाइनल बाय टी फाइनल, पी फाइनल सही ले रहा हूँ, P1 P2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार लेट मी जस्ट हैव अ लुक। सो 1/v फाइनल, एक सेकेंड, टी इनिशियल से टी फाइनल, तो 1/v फाइनल माइनस 1/v इनिशियल करा मैंने। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जब करा वी स्क्वायर बाय 2 का, उससे मैंने माइनस को कैंसिल कर दिया, हाँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा है। पी फाइनल बाय क्या आएगा, टी फाइनल रूट में ओपी माइनस ऑफ अंडर रूट पी इनिशियल बाय टी इनिशियल। बढ़िया सवाल था भाई, ऐसा रिलेशन पता नहीं एक ही बार देखा है, वैसे मुझे नहीं लगता आएगा एग्जाम में, बट पता नहीं क्यों दिया है ये आप लोगों को, बस जैसा भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन बढ़िया था। नाउ अब जरा जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं अपनी सीपी माइनस सीवी वाले सवाल की। हम सभी को पता है सीपी माइनस सीवी जो है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप ये लिख दीजिए डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है, ये हम डिराइव कर रखा है बहुत पहले से, किसी भी गैस के लिए होता है। अब यहाँ पे ये जरा रिलेशन लिखिए, पी वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर के टी। आपको जो है एक चीज पता होनी चाहिए, एन और के तो कांस्टेंट है ही है, नंबर ऑफ मोल्स और। अब यहाँ पे दो तरीके, या तो आप एक काम करिए, प्रेशर को निकाल लीजिए एन स्क्वायर के टी बाय वी स्क्वायर करके, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आराम से हो जाएगा। बट वी बाय टी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, द प्रॉब्लम विल बी कि आपका जो है वी स्क्वायर आपको रूट में आएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा आप डायरेक्टली ऐसे डिफरेंशिएट कर दिए, जो मैंने तरीका बताया, मतलब पूरा करवाता हूँ चलो आज, डी दिस डेल ऑफ एन स्क्वायर के टी। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, आप ऐसे किसी को भी किसी भी चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो आप सबसे पहले तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, क्या होगा, आपको P डॉट डी वी स्क्वायर करना होगा प्लस वी स्क्वायर डॉट डी ऑफ P करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे एन स्क्वायर के को बाहर ले लीजिए, जो में यहाँ पे डी टी आएगा। अब क्या ये हो गया काम, डी टी, एक सेकंड ऐसे नहीं आएगा, अभी रुकिए, डी ऑफ टी आएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है वी स्क्वायर को, पर किसके रिस्पेक्ट में, कोई चीज है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डीवी से और डिवाइड करेंगे डीवी से। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या ये 2v हो जाएगा, हाँ सर। तो ध्यान से देखिए, क्या ये 2vp डॉट डीवी होगा, समझ में आया या नहीं, बोलिए सुन। सेम काम यहाँ करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करना है डीपी से और डिवाइड करना है डीपी से, तो p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डीपी क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। तो खाली यहाँ पे वी स्क्वायर डीपी आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आई या नहीं सर, बिल्कुल आ गई। यहाँ पे डिवाइड करिए टी से, मल्टीप्लाई करिए dt से बेसिकली, तो dt का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा सर, 1 हो जाएगा, तो dt एज इट इज रहेगा, क्या आ गया एन स्क्वायर के dt। तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बनती हुई नजर आ रही है, 2vp dv प्लस का v स्क्वायर dp इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर के dt। नाउ आपके आपको क्या निकालना था, एक आपको निकालना है डेल टी बाय डेल पी। आप कांस्टेंट रखिए वॉल्यूम को, आपका खुद आंसर आ जाएगा, मतलब v को आप जैसे ही कांस्टेंट मानेंगे ये 0, जैसे ही आपने इसको कांस्टेंट माना ये 0 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके सामने आपका आ जाएगा क्या, dp बाई dt, इसको निकाल लीजिए, इधर निकाल लीजिए dp बाई dt, बेसिकली आप इसको डेल कर लीजिए अब और कांस्टेंट v मान लीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर के बाई वी स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई।
अब सेम आपको क्या करना है, अब आप प्रेशर को कांस्टेंट करिए तो आप डीपी वाली टर्म को कर दीजिए 0। तो ये हो गया क्या, 2 वी पी डीपी प्लस ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर के डी टी। तो आपको क्या निकालना है, डेल वी बाय डेल टी है ना, एट कांस्टेंट भी। तो आपका डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी हो जाएगा एन स्क्वायर के अपॉन 2 वी पी। क्या ये चीज सभी को समझ में आई, बोलिए यस। आई थिंक यही इसका सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं आपका तरीका है इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने का। तो यहाँ पे पी भी आएगा क्या, एक सेकंड, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। 2 वी पी है, ये क्या सही लिखा है मैंने, तो डी वी, हाँ तो प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यस, एवरीथिंग इज सीम्स टू बी फाइन। ये आपका आ गया। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दीजिए इसको। तो आपको क्या करना है, सीपी माइनस सीवी निकालना था। तो आप सीपी माइनस सीवी निकालेंगे। टेम्परेचर एक बार आप प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कभी बाई चांस कुछ गलती हो, बट मेरे हिसाब से सही है। मैंने जिस हिसाब से कांस्टेंट माना है, डीवी को 0 करा, फिर वी स्क्वायर, अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। हमने क्या माना है यहाँ पर, प्रेशर को कांस्टेंट माना है। अच्छा हाँ सही है ना, प्रेशर को कांस्टेंट माना है, तो इस बार ये 0 होगा डीपी, ठीक है एवरीथिंग इज फाइन। तो आपका क्या निकाला है आपने, आपको निकालने का था डीवी बाय डी टी है ना, तो डीवी बाय डी टी निकाला, वी यहीं रहेगा, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक सही है बिल्कुल सही। पहले क्या पुट करूं, डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी इज दिस, और डेल वी बाय डेल टी, फिर ये हो जाएगा एन स्क्वायर के। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैंने क्यों कुछ रेसिप्रोकल लेने में गलती तो नहीं कर दी। प्लीज आप लोगों से एक बार एक रिक्वेस्ट, एक बार जरूर चेक करिएगा, मुझे पता नहीं ऐसा फील क्यों आ रहा है कि कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल वगैरह लेने में कुछ तो मिस्टेक हुई। माइट बी अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड। तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे डेल वी बाय डेल टी का आंसर यहाँ पर कुछ अलग सा आ रहा है, बट वाई आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो सीपी माइनस सीवी का आपका जो है किसके टर्म में निकालना था, ये भी देख लो ना एक बार। इन टर्म्स ऑफ पी टी एंड के निकालना है, इन टर्म्स ऑफ पी टी के निकालना है। अच्छा तो मुझे मतलब वी को हटाना है यहाँ से, समझ रहे हैं आप बात। तो मुझे वी को यहाँ से हटाना है। ओके, दैट्स द ट्विस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई हैव टू रिमूव वी यहाँ से। तो करते हैं उसकी कोशिश। तो आप सबसे पहले देखिए, वी को हटाने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। आप क्या करिए, पीवी स्क्वायर पता है आपको क्या है सर, पीवी स्क्वायर है आपका, डायरेक्टली करिए यहाँ से, एन स्क्वायर के स्क्वायर टी। तो आप जो है इसकी जगह हटा दिए, आप इसको भी हटा दिए अभी के लिए, क्योंकि मतलब वी क्यूब को हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए एन स्क्वायर के टी यहाँ लिखिए, फिर ये हो जाएगा एन स्क्वायर के, नीचे पीवी स्क्वायर की जगह लिख दीजिए आप एन स्क्वायर के टी, और एक 2 वीपी को एज इट इज रहने दीजिए। ये गया। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी। नाउ यू कैन पुट एंड यू कैन फाइंड द आंसर इजीली। एन स्क्वायर के डिवाइड बाय 2, वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी की जगह आप पूरी एक वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज जो भी है। वी आपका इक्वल हो जाएगा एन के टी बाय पी का रूट। समझ में आया, बोलिए ऐसा तो एन के टी पी, एन के वी है आपका एन अंडर रूट के अंडर रूट टी अंडर रूट पी इंटू पी, इसका रूट। अब आप इसको इससे उड़ा दीजिए तो आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या ये सवाल में मजा आया या नहीं भाई, बढ़िया सवाल था। मुझे नहीं पता इतना डिफिकल्ट आता भी था, या मतलब आया होगा तभी मतलब क्वेश्चन है, वरना तो क्वेश्चन भी कहाँ होता। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने आया हुआ है, तो देख लीजिएगा। बाकी कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हुई हो तो आप बिल्कुल माफ कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से अप्रोच आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, क्या एक्जैक्टली इस क्वेश्चन में करना है। पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं भाई, एक ही बार दिखा है ऐसा क्वेश्चन, या हो सकता है एग्जामिनर ने सोचा कि बस एक बार देखे बस छुट्टी भाई, और ज्यादा तो हमसे दिया नहीं जाएगा, और ज्यादा बच्चे संभाल नहीं पाएंगे। तो हो भी सकता है ये भी हुआ हो इस क्वेश्चन के साथ। तो बाकी जो था वो डिस्कस कर लिया है, कंसेप्ट प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया, क्या अप्रोच रही है, आई होप समझ में आई होगी सभी को। नेक्स्ट ये सवाल है, पता नहीं दूसरे दूसरे के क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, थर्ड लोग है वैसे, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है ना। सो माइट भी मुझसे मिस्टेक हुई होगी थोड़ा सा वो आपका वो करने में, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, वर्ड ही भूल जाता हूँ यार मेरी वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, जो भी करते हैं उसमें जो है मैं वो भूल गया उसको करने में, जो आपका एक साथ लगा था कैटेगराइज करने में क्वेश्चन को, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे कि ये वाला सवाल हमने कर ही रखा है, बहुत बार देखिएगा, डेल्टा जी टोटल वाला, बस आपको वही बताना है। कहानी हमने 2-3 बार कर रखी है उसी के, डेल्टा जी टोटल से ही काम क्यों हो जाता है, वेर डेल्टा सॉरी डेल्टा जी सिस्टम से ही काम क्यों हो जाता है। तो आप बता दिएगा भाई डेल्टा जी सिस्टम इज मोर देन इनफ, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टी डेल्टा एस टोटल से, तो वो आप बता दीजिएगा। नाउ ये सवाल, एब्सोल्यूट एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज जीरो। ऑफ टेम्परेचर थोड़ी होना चाहिए, लिखना भी नहीं आता, वाइल दैट ऑफ CO इज नॉट। तो भाई बढ़िया सवाल है। ये बोल रहे हैं एंट्रोपी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सबसे पहले डायग्राम बनाइए। ऑक्सीजन ऐसा होता है और CO आपको पता है कुछ ऐसा होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दे दीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर क्या बोलते हैं इसको, एट 0 केल्विन, इसकी 0 है बट इसकी 0 नहीं है, ऐसा ही। क्या आप सभी को एक कंसेप्ट याद है जिसका नाम था रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी का मतलब क्या था, बची हुई एंट्रोपी 0 केल्विन पर भी आती है। किस वजह से आती है, वो आती थी ड्यू टू माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स की वजह से आती है। अब माइक्रोस्टेट्स अगर हमारे पास ज्यादा है, एक से ज्यादा है,
तब हम कहीं ना कहीं बोलेंगे भाई मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत घूम फिर रहा है और उसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी आ गई। बट तो इसका मतलब ये है सर, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये, इससे हमें इतना समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन में कोई माइक्रो स्टेट नहीं होगी तो रेजिडुअल एंट्रोपी नहीं होगी, तो उसकी एंट्रोपी जीरो होगा। बट कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ ना कुछ माइक्रो स्टेट होंगी तो उसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। जिस जिस बच्चे ने इतना रिलेट कर लिया, मतलब आपने बिल्कुल बढ़िया सोचा है, बहुत अच्छी बात, शाबाश। तो अब सर ये होगा क्यों, ये बात है, ये बड़े सवाल है। माइक्रोस्टेट तो आपको याद होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने पढ़ा था कि इसके दो अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक ये अरेंजमेंट, दूसरा ये कि भाई ऑक्सीजन और इसका जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाए, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। तो यहाँ पे एक से ज्यादा अरेंजमेंट आ गया, तो एक से ज्यादा अरेंजमेंट आ गया तो इसका मतलब एक से ज्यादा माइक्रोस्टेट आ गए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एंट्रोपीज की देखने को मिलेगी। समझ आया, बोलिए ऐसा। तो सर ऑक्सीजन में भी ऐसा हो सकता है। सर ऑक्सीजन में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाए, ये वाला ऑक्सीजन इधर आ जाए? जिसने भी ये बात बोली है जरा आंख बंद करके सोचिए, क्या दोनों बातें सेम है या अलग है? ये और ये दिखने में सेम दिख रहा है, अलग? सर दिख तो सेम रहा है। हाँ भाई, अगर ये सेम है तो क्या ये माइक्रोस्टेट में काउंट होगा? द आंसर इज स्ट्रेट नो। अगर ये माइक्रोस्टेट में काउंट नहीं होगा, अगर ये माइक्रोस्टेट में काउंट नहीं होगा तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो गई? जीरो हो गई ऑक्सीजन के केस में। तो इस तरीके से आप लिखिएगा, इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जीरो हो गई, वेरएज कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जीरो नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ एंट्रोपी नहीं बचती और कार्बन मोनोऑक्साइड में कुछ ना कुछ एंट्रोपी जरूर बचती है। क्या ये बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई, समझ आया? बोलिए यस और नो। आइए थोड़ी सी किताबी भाषा में देखें, जैसा कि आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा ये वाली चीज, तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कहाँ कहाँ ये चीज लिखी हुई है। ये आपको देखिएगा एक चीज के थर्मल एंट्रोपीज एक्सेट्रा, यहाँ पर आप देखिए इट इज फाउंड दैट, ये यहाँ पे सब्सटेंसेस सच एज H2 दिस एट जीरो केल्विन, इनकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी जीरो नहीं होती, इसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। ये एग्जिस्टेंस क्यों होती है? ड्यू टू ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप लिख दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में मल्टीपल अरेंजमेंट आर पॉसिबल, वेराज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वो पॉसिबल नहीं है। तो आराम से बता देंगे। बट द पॉइंट इज, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन में तो नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज हमें दिखी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का समझ में आ गया, NO का समझ में आ गया, N2O का समझ में आ गया, H2O का समझ में आ गया, बट ये H2D2 कहाँ से आ गए? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें सर, वो तो H सिंगल बॉन्ड होगा, और दूसरा इसकी माइक्रोस्टेट बनाए तो वो भी ऐसी होगी जैसे कि ऑक्सीजन की थी। भाई बात बिल्कुल सही है, कहेंगे आप भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए तक तो सही था, बट आप जो है ऑक्सीजन के लिए गलत बता रहे हैं। सो द पॉइंट इज, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्या पता बाई चांस पूछने से रिलेटेड हो सकता है कि ऑक्सीजन और H2 और D2 में जो है हमारे पास इनकी जो है रेजिडुअल एंट्रोपी होती है, वो बिकॉज ऑफ इनकी पैरा और ऑर्थो पोजीशन की वजह से, सॉरी पोजीशन बोल रहा हूँ, स्टेट्स की वजह से। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन की स्पिन, मतलब एक एटम जो है आपका, ऐसा समझ लीजिए एक दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा HH, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन आई थिंक डिफरेंट होती है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है उसकी वजह से होता है। तो आप ये लिख दीजिएगा कि ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इक्विलिब्रियम में तो कुछ ना कुछ मतलब चल हो ही रही होगी, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालेंगे दोनों, वो आपकी जो है कुछ लगभग इतनी आएगी, इन लगभग जीरो केल्विन पर वो इतनी आती है। तब आप वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये जो है हमारे पास इसकी रेजिडुअल एंट्रोपी बिकॉज ऑफ ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, जिसकी वजह से आपको एंट्रोपी देखने को मिली है। तो ये आप लिख सकते हैं हमारे हाइड्रोजन H2 एंड D2 के लिए। सो अब ये एक बढ़िया न्यूमेरिकल है जो हम वैसे कर चुके हैं अपनी, आई थिंक इससे रिलेटेड सवाल हमने कर रखा था एब्सोल्यूट एंट्रोपी का। तो वही आपको थर्ड लॉ की मोलर एंट्रोपी निकाल, क्या होता है आपको जो है किस तरीके से आपको चीजों तक पहुंचाना है। आपको जो है एक कोई भी क्या है ये सब्सटेंस है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, उसका टेम्परेचर के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रिलेशन दे रखा है, और आपसे पूछा है 300 केल्विन पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी बेसिकली जानना चाहते हैं क्या। तो क्या इस तरीके से हम शुरू करते थे? हम करते थे 0 केल्विन से, हमने शुरू करा, हम लेके गए जहां तक भी डिवाइस लॉ लग रहा है इनिशियली, तो हम 12-20 केल्विन तक लगता था, बट यहाँ पे देखिए आप, ये आपको डिवाइस लॉ के फॉर्म में दे रखा है AT3, तो A की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, तो आपका 50 केल्विन तक आपका जो है वो डिवाइस लॉ लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस 50 से लेके आप देखिए नेक्स्ट आपको कहां दे रखा है, आपको लिक्विड जहां पे कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिसप्रिंटिंग दे रखी है, ये 150 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सर? CP लिक्विड की, देखो लिक्विड की जो CP है हमारे पास वो 150, यहाँ पे आप दिख रहा है 150 सबको? यस सर बिल्कुल दिख रहा है। तो 150 जैसे कि आप सभी लोग देख सकते होंगे, 150 क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। अगर ये टेम्परेचर 50 होगा तो क्या ये CPM लिक्विड हो सकता है? पहली चीज सर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वही देखो कितना बड़ा इन्होंने जो है वो बड़ी ऐसी अपनी बेवकूफी कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 150 कर दीजिए। अब तो हमने 50 केल्विन तक लेगा, अब 50 से लेके हम जाएंगे उसको 150 केल्विन पर। तो कोई भी मेटल सब्सटेंस है, क्या ले लूं? ए को किस तरीके से लिखूं यार इसको? एक सब्सटेंस बोला है तो एम लिख देता हूँ, कोई मेटल है, वो सॉलिड ही होगा ऑब्वियसली, यहाँ भी सॉलिड ही होगा, यहाँ भी सॉलिड ही होगा। अब इस सॉलिड को हम सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे इसी टेम्परेचर पर, दैट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर, एंड फाइनली इस लिक्विड को लेके जाएंगे जहां पर इसका फाइनल मकाम है, दैट इज 400 केल्विन पर। क्या ये प्रोसेस समझ में आए आप सभी मेरे बच्चों को? क्या हुआ, हम क्या करेंगे 0 केल्विन से गेम शुरू करेंगे। सर 0 केल्विन से क्यों करेंगे आप एक बार बताओ ना बेटा? जब मैं यहाँ से लेके यहाँ इंटीग्रेट करूंगा तो मेरी लिमिट क्या होगी? सर आपकी लिमिट होगी, देखो DS
0 केल्विन से लेके 50 केल्विन। और मुझे बताइए, मैं फिर इसको ऐसे लिखूंगा S50 केल्विन माइनस S0, हाँ सर ऐसे ही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो दैट्स व्हाई आई कैन कैलकुलेट यहाँ से एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो इसी वजह से हम 0 से गेम शुरू करते हैं यहाँ पर हर बार। और वैसे भी हमें आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहीं से दे रखा है और हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्यादा डाउट आ रहा है तो आप लेक्चर देखिए यार, उसमें प्रॉपर्ली समझाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंट्रोपी चेंज को मैं डेल्टा S1 बोल दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा मैं डेल्टा S2 बोल दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डेल्टा S2 एंड सॉरी डेल्टा S3 एंड डेल्टा S4। डेल्टा S1 निकालू सर, आप लिखिए ds बराबर इंटीग्रेट करिए आप 0 से कितना 50 केल्विन तक, ये आ जाएगा आपका 6cp by t dot dt 16.8 into 10⁻⁻5 into t क्यूब, या गई cp by t dot dt का इंटीग्रेशन। समझ आया बोलिए सर बिल्कुल आ गया। कर देंगे वैल्यूज पुट, आंसर कर देंगे 0 से लेके 50 तक करिएगा। 50 आपको पता है, आप जो भी आंसर आएगा वो आप इजीली उसको मार्क कर सकते हैं। तो आप जैसे ये वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे S at 50 केल्विन इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। आप फाइनली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कोई इसमें बात प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आ जाएगा डेल्टा S1 या फिर S50 केल्विन माइनस S0 केल्विन की आपके पास आ जाएगी वैल्यू। जो भी आएगी यहाँ पर आप उसको आराम से रिपोर्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। नो सर बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप निकालिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब आपको डेल्टा S2 की बात करनी है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे, तो आप देख सकते हैं डेल्टा S2 आप लिख दीजिए वही आपका NCPLN T2/T1। एन की यहाँ पे कोई बात कर नहीं रखी, नंबर ऑफ मोल्स की कर रखी है क्या, नहीं कर रखी। तो डायरेक्टली मैं CPM लिखूंगा, CPM कितना दे रखा है 21, LN T2/T1, T2 कितना दे रखा है 150/50, खत्म। डेल्टा S3 निकालूंगा मैं, तो वो डेल्टा H वेप बाय लिक्विड सॉरी डेल्टा H फ्यूजन 1260 जूल में आ जाएगी बाय टेम्परेचर इज 150। डेल्टा S3 के लिए वही सिंपल आपका NCPM LN T2/T1। इस बार CP आपकी देखिएगा चेंज हो गई क्योंकि लिक्विड है, 25.2 है LN T2/T1, तो 400/150 ये आ गया। क्या चारों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे सर। अब देखिए ऐसा ही सिमिलर सवाल आपकी प्यूरी शर्मा में यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज थर्ड एग्जांपल। तो आई थिंक 3 एग्जांपल और तीनों सवाल आपके जो है इन्होंने पूछ रखे हैं, तो कर लिएगा। मतलब प्यूरी शर्मा वाले मैंने वैसे आई थिंक डाल भी रखी है टेलीग्राम पर, अगर किसी के पास नहीं हो तो बेटा देख लीजिएगा। मतलब टेलीग्राम से अगर नहीं मिले तो मुझे बता दीजिएगा, आई थिंक है तो वहां पर आप देख सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा थर्ड लॉ वाले सेक्शन में, 3 एग्जाम्पल और तीनों एक बार आप कर लीजिएगा, बाकी वीडियो में ही तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इन्होंने डेल्टा S1 इस तरीके से, और आप वैल्यूज भी देखिए लगभग सेम है, 16.74 16.8 इंटू 10⁻⁵। तो आपका जो आंसर है ना वो भी लगभग इतना ही आएगा जब आप फाइनल कैलकुलेट कर ले। पहले इन्होंने 0 से 50 तक इंटीग्रेट करवाया, डिवाइस जो लगवाया आपका देख लीजिए 6.97 आएगा। सेकंड उन्होंने क्या करा, वही आपका CP/T इंटू dt, वही आपका सेम लगवाया, देखिए 20.92 और यहाँ पे आपने 21 लिखा और LN 3 आएगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात बेटे, यस सर बिल्कुल आ गई। डेल्टा S3 कैसे निकालेंगे आप, आपका ये आपकी डेल्टा H फ्यूजन कितनी देर की, तो ये आपकी 1.25 किलो जूल देखो, और हमें कितनी देर रखी है 1.26 किलो जूल, मतलब लगभग ये भी बराबर है। तो सब चीज इन्होंने जो है वो हमें इक्वल दे रखी है लगभग लगभग, बस यहाँ से इन्होंने सोचा हो थोड़ी सी डेसिमल इन्होंने बस कम कर दी। जो भी एग्जामिनर थे उन्होंने उठाए यहीं से सवाल है पूरा, बस उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज कर दें। उन्होंने सोचा हो कि आंसर अगर 55 से कुछ 60 के बीच में या 50 से 60 के बीच में आ गया वो सही मान लेंगे, कौन कैलकुलेट करे भाई, बुक है तो ऐसा ही हो सकता है, आलस वो दिखाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं पुराने पेपर आते हैं। फिर आप क्या करेंगे देख सकते हैं, हम यहाँ पे डेल्टा S को निकालेंगे ना, ये क्या होगा डेल्टा S किसके इक्वल है ST माइनस S0 के। ST क्या है आप समझ लिए, फाइनली जो आपकी एंट्रोपी आई है, या फिर S टोटल सॉरी S टोटल जो फाइनल है माइनस S0 क्या है सर एट 0 केल्विन। तो आप देखेंगे डेल्टा S आपका बराबर हो जाएगा S एट T केल्विन की तरफ। क्या है मतलब हुआ सर, डेल्टा S जो हुआ आपने निकाला है चेंज, कहां से निकाला है मुझे बताओ। मैंने निकाला है S एट सॉरी एक थिंग 300 डाला है ना मैंने, पीछे एक बार मैं चेक कर लूं, यहाँ पे 300 आएगा 300। क्यों सर 300 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं देखना मुझे, मुझे देखना है कितने पर मुझे निकालनी है, देख रहे हैं आप, समझ में आई ना बात। यहाँ पे जो मेरी गलती हुई अचानक से, अच्छा वो मेरी नजर पड़ गई, आप लोग बताते भी तो नहीं, मतलब देखते रहते हो आप लोग और हाँ में हाँ भरते रहते हो भाई। हमें इन लिक्विड स्टेट एट 300 केल्विन पर रुकना था और मैं यहाँ पे वैल्यू डाल चुका था 400, तो 400 नहीं डालना मुझे 300 रखना है। क्या है सबको समझ में आया, सब बच्चों को बिल्कुल आ गया होगा। और ये हमने इसी बुक के उसमें देखा कि हाँ यार यहाँ तो 300 डाला। तो डेल्टा एस क्या होगा सर, आपका डेल्टा एस होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल बताइए मुझे क्या होगा सर, फाइनल आपका होगा एंट्रोपी एट 300 केल्विन माइनस इनिशियली कहां से शुरू करा सर 0 केल्विन से शुरू करा एट 0 केल्विन। तो मुझे बताइए डेल्टा एस टोटल जो है क्या वो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो डेल्टा एस जो है वो क्या डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा मेरे पास एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी है 300 केल्विन की। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड ऑल द एंट्रोपीज। मैंने डेल्टा एस टोटल निकाल लिया, डेल्टा एस टोटल को मैंने लिखा चेंज इन एंट्रोपी, मतलब टोटल चेंज इन एंट्रोपी कहां से 300 केल्विन से 0 केल्विन तक। 0 केल्विन पर हमें पता है क्या होती है वैल्यू 0, सो दैट्स व्हाई हम ये इस तरीके से 0 केल्विन से स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स आगे आगे लेके आते हैं और फाइनली अपनी एब्सोल्यूट एंट्रोपी तक पहुंच सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इस सवाल में मजा आया होगा, बढ़िया सवाल था और आपका आंसर भी लगभग इसी के आसपास आएगा, 55 50 से लेके 60 के बीच में आपका आंसर आएगा।
रिपोर्ट कर दीजिएगा। और हो भी सकता है अगर न्यूमेरिकल आए इस टॉपिक से रिलेटेड तो शायद वो यही वाला सेम आए, वरना फिर इसी कंसेप्ट रिलेटेड आएगा। तो ध्यान रखिएगा इस वाली चीज को, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ इन्होंने 150 दे रखा है, देखिए यहाँ पर हमारे सवाल में इन्होंने 150 नहीं दे रखा, तो लगभग लगभग हर चीज सेम ही है, तो भाई ये भी सेम ही होगा, यहाँ पे ये पक्का मिसप्रिंट ही है। तो आई होप मजा आया होगा सवाल। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर, नहीं कंप्लीट कहाँ हुई है फिजिकल केमिस्ट्री, अभी तो थर्ड लॉ आपका कंप्लीट हुआ है, लास्ट लेक्चर आपका बचा है, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का सफर एकदम पूरा हो जाएगा। बस एक आध दिन में उसको भी अपलोड करके आपका एकदम मामले को क्लियर करेंगे। फिर क्या स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक वगैरह अपलोडेड करनी है, उसको 2023-2024 के इनऑर्गेनिक अपलोड करने हैं वो करेंगे। और फिजिकल साइंस वगैरह तो लगभग कर ही दिया, मतलब उसका क्या ही करना, अगर पेपर मिल जाएगा तो हम उसका कर लेंगे। बाकी हाँ यार वही है, जैसा बोला था कि अपने पेपर से पहले मैं चाहता हूँ बस सब कुछ एकदम फ्री हो जाऊँ, सब कुछ अपलोड करके बस एकदम खाली आराम करूँ यार कुछ दिन, फिर बस ऐसे ही बस दिल कर रहा है थोड़ा घूमो फिरो आराम करो। और बाकी आप लोग पढ़ाई करिए, आपके एग्जाम से मेरे हो जाएंगे पहले खत्म थोड़े, तो बिल्कुल वही है। तो मेरा जो है लास्ट 10 को है, बट हाँ कोई नहीं, 3 से पहले पहले मेरी कोशिश है कि मैं सारा निपटा दूं, ड्यू परीक्षा का काम जितना भी है पूरा वाइंड अप कर दूं, आप सभी लोगों की मदद कर दूं। आपको जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेल्फिश होना है बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करिए, सेल्फिश बनिए, लॉन्ग टर्म के लिए दुआएं अपने लिए रखिए, और देखिए आप कितने बढ़िया लेवल पर पहुंचेंगे। ये मेरी भी दुआ है आपके साथ, और बाकी लोग भी देंगे आपको जिनकी आप हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।